हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आपका जो माइनर सब्जेक्ट है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके लिए मैं क्लास लेके आया हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, बेसिकली तो हमारी पत्सू यूनिवर्सिटी के लिए फ़िलहाल बना रहा हूँ मैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यूनिट 1 देखेंगे, नेतृत्व, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और गुण। इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, नेतृत्व को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएं। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि दोनों रेड रेड हो गई। अब ब्लैक हो जाएंगे, है ना। ये कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ, नेतृत्व है वह नेतृत्व एक व्यक्ति की वह क्षमता है जो एक समूह को किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित और निर्देशित करती है। नेतृत्व मतलब कि अपन भी कहते हैं ना कि अपन को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला, यानी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह टीम को एकजुट करता है और मनोबल बढ़ाता है और संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है और सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। समझ गए आप कि नेतृत्व क्या है? मनोबल को बढ़ाता है, सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। नेतृत्व और प्रबंधन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो नेतृत्व मुख्य रूप से लोगों को प्रभावित करने, प्रेरित करने और उनमें विश्वास जगाने पर केंद्रित होता है। यह परिवर्तन और दृष्टि से संबंधित है। इसके विपरीत प्रबंधन संगठन के संसाधनों, मानव, वित्तीय, भौतिक को व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रियाओं, नियमों और कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने से संबंधित है। प्रबंधन यानी कि इन सबका एक तरीके से प्रबंधन करना, मतलब सुचारू रूप से काम करना, नियंत्रित करना इनको, मानव को, वित्तीय सुविधाओं को, इन प्रक्रिया और नियमों का कुशलतापूर्वक तरीके से क्रियान्वयन करना, ये है प्रबंधन। नेता और प्रबंधक की भूमिकाओं में क्या अंतर है? तो एक नेता नवाचार करता है, लोगों का विकास करता है और उन्हें प्रेरित करता है। वह भविष्य की दृष्टि बनाता है और परिवर्तन को स्वीकार करता है। एक प्रबंधक प्रशासन चलाता है, योजना बनाता है, बजट बनाता है और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखता है। नेता क्या और क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रबंधन कैसे और कब पर ध्यान केंद्रित करता है। एक प्रभावी नेता के 3 आवश्यक गुण कौन से हैं? तो एक प्रभावी नेता के 3 आवश्यक गुण दूरदृष्टि, ईमानदारी और संचार कौशल है। दूरदृष्टि से वह भविष्य की दिशा निर्धारित करता है, ईमानदारी से वह टीम का विश्वास जीतता है और उत्कृष्ट संचार से वह अपने विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से साझा कर पाता है। नेतृत्व की परिभाषा में प्रभाव का क्या अर्थ है? तो नेतृत्व की परिभाषा में प्रभाव का अर्थ है कि एक नेता अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं और करिश्मा के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल अधिकार के बल पर। यह लोगों को स्वेच्छा से एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या कोई व्यक्ति बिना प्रबंधक बने भी नेता हो सकता है? तो हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना प्रबंधक बने भी नेता हो सकता है। नेतृत्व का संबंध औपचारिक पद या अधिकार से नहीं होता है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता से होता है। एक टीम का सदस्य भी अपनी पहल, दूरदृष्टि और दूसरों की मदद करने के माध्यम से नेतृत्व दिखा सकता है।
यानी प्रबंधक तो वो होता है जो योजना बनाता है और बजट तैयार करता है। नेता का काम है नेतृत्व प्रदान करना, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन बना लोगों का, है ना। नेतृत्व के महत्व को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो किसी भी संगठन में एक मजबूत नेतृत्व टीम के सदस्यों को एकजुट रखता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और कठिन समय में दिशा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का सीईओ अपने नवाचार और दूरदृष्टि से कर्मचारियों को एक नए उत्पाद पर काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कंपनी की सफलता सुनिश्चित होती है। यानी कंपनी के लिए नेता कौन है, तो उसका सीईओ है जो उसका मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन अपना, प्रबंधन के 3 मुख्य कार्य क्या हैं। तो प्रबंधन के 3 मुख्य कार्य योजना बनाना, आयोजन करना और नियंत्रण करना है। योजना बनाने में लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाना शामिल है। आयोजन में संसाधनों का आवंटन और संरचना शामिल है। नियंत्रण में प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक समायोजन करना शामिल है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या एक ही व्यक्ति में नेता और प्रबंधक दोनों के गुण हो सकते हैं। तो हाँ, एक ही व्यक्ति में नेता और प्रबंधक दोनों के गुण हो सकते हैं। वास्तव में आधुनिक संगठनों में सबसे प्रभावी व्यक्ति वे होते हैं जो इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित कर पाते हैं। वे न केवल दूरदृष्टि रखते हैं बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और संसाधनों का भी प्रबंधन करते हैं। नेतृत्व में संचार का क्या महत्व है। तो संचार नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नेता को अपनी दृष्टि, लक्ष्यों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावी ढंग से टीम के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। यह विश्वास का निर्माण करता है, गलतफहमियों को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही दिशा में काम कर रहा है। आप किस तरह कह सकते हैं कि एक नेता दूरदर्शी है। तो एक नेता को दूरदर्शी कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल वर्तमान की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी देखता है। वह संगठन के लिए एक आकर्षक और प्रेरक भविष्य की तस्वीर बनाता है और दूसरों को उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी नेता को भविष्य की लिए योजना भी बनानी पड़ती हैं। भविष्य में जो चुनौतियाँ हैं उनका अभी से सामना करके चलना पड़ता है, उसको अभी तैयार रहना पड़ता है उसको। तभी तो एक नेता का मार्गदर्शन लेते हैं अपन, क्योंकि नेता को अपने से ज़्यादा नॉलेज होती है। प्रबंधन और नेतृत्व के बीच एक प्रमुख समानता क्या है। तो प्रबंधन और नेतृत्व दोनों ही संगठनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे दोनों ही संगठनात्मक प्रभावशीलता और सफलता में योगदान करते हैं। हालांकि उनकी कार्य प्रणाली अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, संगठन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। एक प्रभावी नेता में प्रेरक होने का क्या अर्थ है। तो एक प्रभावी नेता में प्रेरक होने का अर्थ है कि वह अपने शब्दों, कार्य और दृष्टिकोण से दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। वह दूसरे में ऊर्जा, उत्साह और प्रतिबद्धता का संचार करता है, जिससे वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करे। यानी प्रेरक के रूप में भी नेता का एक गुण होता है प्रेरित करना, लोगों को मोटिवेशन देना, ना प्रेरित करना वही होता है। क्या नेतृत्व जन्मजात होता है या सीखा जा सकता है। तो नेतृत्व जन्मजात और सीखा हुआ दोनों हो सकता है। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से कुछ नेतृत्व गुण होते हैं, जैसे करिश्मा या आत्मविश्वास। हालांकि नेतृत्व के अधिकांश गुण और कौशल जैसे संचार, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान
प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से सीखे और विकसित किए जाते हैं। नेतृत्व में जवाबदेही का क्या महत्व है? तो एक प्रभावी नेता के लिए जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि वह अपने और अपनी टीम के कार्यों, निर्णयों और परिणामों की जिम्मेदारी लेता है। जब कोई नेता जवाबदेही दिखाता है तो वह दूसरे में भी जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है और टीम के भीतर विश्वास बढ़ाता है। इन्हें एक नेता में जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो अपनी क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है, अच्छा हो रहा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है। नेतृत्व में विश्वास क्यों एक महत्वपूर्ण कारक है? तो नेतृत्व में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को नेता का अनुसरण करने और उसकी दृष्टि का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्वास के बिना टीम के सदस्य नेता के निर्देशों का पालन करने में झिझक सकते हैं, जिससे प्रभावी सहयोग और सफलता में बाधा आती है। इन नेता के प्रति विश्वास होना चाहिए। एक नेता की टीम निर्माण में क्या भूमिका होती है? तो एक नेता टीम निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल टीम के सदस्यों को एकजुट करता है, बल्कि उनके बीच सहयोग, संचार और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। एक मजबूत टीम का निर्माण करके नेता यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। क्या कोई व्यक्ति बिना किसी औपचारिक अधिकार के भी नेतृत्व कर सकता है क्या? तो हाँ, अनौपचारिक नेतृत्व बहुत आम है। एक व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान या प्रभावशाली व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व कर सकता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक पद न हो। यह नेतृत्व अक्सर अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह जबरदस्ती के बजाय स्वेच्छा से प्राप्त होता है। यानी किसी के पास अगर अनौपचारिक पद नहीं है, यानी कि औपचारिक पद नहीं है, अनौपचारिक व्यक्ति है, वो भी नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व में निर्णय लेने का क्या महत्व है? तो निर्णय लेना नेतृत्व का एक मुख्य कार्य है। एक नेता को अक्सर कठिन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। सही और समय पर निर्णय लेने की क्षमता संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह टीम को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। भारत का नेता कौन? नरेंद्र मोदी। अगर कुछ दिक्कत हो जाए, नरेंद्र मोदी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए, निर्णय ही नहीं ले पाए, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर कोई भी संकट आए, नरेंद्र मोदी जल्दी से निर्णय ले ले, तो वो अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए, अपने कानूनों के लिए, अपने प्रशासन के लिए, पुलिस वालों के लिए, मिलिट्री के लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। प्रबंधन में नियंत्रण का क्या अर्थ है? तो प्रबंधन में नियंत्रण का अर्थ है कि प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है। इसमें प्रदर्शन की निगरानी करना, परिणामों की तुलना लक्ष्यों से करना और विचलन होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंधन का मतलब इतना ही है कि अगर यूँ मान लो आप गए किसी नेता के पास, उन्हें बोला कि भाई हमारे सड़क बनाओ, तो वो आपका एक नेता है, वो सब कुछ संभालेगा कि सड़क बनानी है तो ट्रैक्टर जाएगा, कंक्रीट जाएगी, सीमेंट जाएगी, उसके लिए मजदूर जाएंगे, वो सब कुछ जो प्रक्रिया होगी वो प्रबंधक संभालेगा। एक नेता को टीम के लिए एक भूमिका मॉडल क्यों होना चाहिए? तो एक नेता को टीम के लिए एक भूमिका मॉडल होना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य और व्यवहार दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब एक नेता ईमानदार, कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाता है, तो यह गुण टीम के सदस्यों में भी प्रतिबिंबित होते हैं, यानी एक आईना बनता है उनका। यह एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने में मदद करता है। नेतृत्व में नैतिकता का क्या स्थान है?
तो नेतृत्व में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक नैतिक नेता सही और गलत के बीच अंतर करता है और अपने कार्यों में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखता है। नैतिक नेतृत्व से टीम के सदस्यों में विश्वास बढ़ता है और संगठन की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। प्रबंधन और नेतृत्व की परिभाषाओं में क्या एक उदाहरण दे, यानी एक उदाहरण देना है प्रबंधन और नेतृत्व की परिभाषाओं में। तो प्रबंधन की परिभाषा के अनुसार एक प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना समय पर पूरी हो। यह एक प्रक्रिया है। नेतृत्व की परिभाषा के अनुसार एक नेता टीम को प्रेरित करता है कि वे परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यह एक प्रभाव है, यानी नेता अपनी टीम को प्रेरित करेगा और प्रबंधक योजनाओं को समय पर कार्य करेगा उनको। नेतृत्व के गुण और विशेषताओं में क्या अंतर है? तो नेतृत्व के गुण जन्मजात या स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, जैसे करिश्मा या साहस। दूसरी ओर नेतृत्व की विशेषताएं व्यवहार और कौशल हैं, जो सीखे जा सकते हैं, जैसे प्रभावी संचार या निर्णय लेने की क्षमता। दोनों ही एक प्रभावी नेता के लिए महत्वपूर्ण है। नेतृत्व के संदर्भ में अनुसरण का क्या अर्थ है? तो नेतृत्व के संदर्भ में अनुसरण का अर्थ है कि लोग स्वेच्छा से और विश्वास के साथ एक नेता की दृष्टि और दिशा का पालन करते हैं। यह जबरदस्ती के बजाय प्रेरणा और सम्मान से होता है। एक प्रभावी नेता वह होता है जिसके पास मजबूत अनुसरणकर्ता होते हैं जो उसकी दिशा का समर्थन करते हैं। ऐसे करके यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना कि कैसी लगी क्लास आपको, और ये एग्ज़ाम आपकी कब होने वाली है ये भी बताना मेरे को। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर क्लास देख रहे थे। आज अपन यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेतृत्व के सिद्धांत, यानी अगर नेता कोई नेतृत्व करता है तो उसके सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला है गुण सिद्धांत क्या है? तो गुण सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग जन्मजात रूप से महान नेता बनने के लिए पैदा होते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि नेताओं में कुछ विशेष व्यक्तिगत गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इन गुणों में करिश्मा, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता शामिल है। यह सिद्धांत बताता है कि नेतृत्व को सीखा नहीं जा सकता, यानी जन्मजात है, तो भाई नेता पैदा होता है इसको लेकर। व्यवहारिक सिद्धांत गुण सिद्धांत से कैसे भिन्न है? तो व्यवहारिक सिद्धांत गुण सिद्धांत के विपरीत है। जहाँ गुण सिद्धांत मानता है कि नेता जन्मजात होते हैं, वहीं व्यवहारिक सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व सीखा जा सकता है। यह सिद्धांत नेताओं के व्यवहार और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उनके व्यक्तिगत गुणों पर। यह मानता है कि प्रभावी नेतृत्व विशिष्ट व्यवहारों का परिणाम है। परिस्थिति जन्य सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो परिस्थिति जन्य सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि कोई भी एकल नेतृत्व शैली सभी स्थितियों में प्रभावी नहीं होती। यह सिद्धांत बताता है कि एक नेता की प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। सफल नेता वही होता है जो अपनी नेतृत्व शैली को स्थिति, टीम और कार्य की प्रकृति के अनुसार डाल लेता है। गुण सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? तो गुण सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना यह है कि किसी भी विशिष्ट गुणों की पहचान करने में सफल रहा है जो सभी प्रभावी नेताओं में सार्वभौमिक रूप से मौजूद हो। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता कि किसी स्थिति में कौन व्यक्ति नेता बन पाएगा। यह सिद्धांत यह भी मानता है कि नेतृत्व सीखा नहीं जाता, जो आधुनिक विचार से विपरीत है। व्यवहारिक सिद्धांतों का एक उदाहरण दें तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्ययन एक प्रमुख व्यवहारिक सिद्धांत है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2 प्रमुख व्यवहारों की पहचान की है,
संरचना की पहल और विचार। संरचना की पहल कार्य केंद्रित होती है, जबकि विचार संबंध केंद्रित होता है। फिडलर का परिस्थितिजन्य मॉडल क्या है? तो फिडलर का मॉडल बताता है कि नेता की प्रभावशीलता 3 स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है। नेता सदस्य संबंध, कार्य संरचना और नेता की स्थिति शक्ति। मॉडल के अनुसार कार्य केंद्रित नेता अत्यधिक अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों में प्रभावी होते हैं, जबकि संबंध केंद्रित नेता मध्यम स्थितियों में अधिक प्रभावी होते हैं। एक तो कार्य पर केंद्रित नेता होता है, एक संबंध पर केंद्रित नेता होता है। जो कार्य पर निर्भर रहता है, कार्य पर केंद्रित होता है, वो अत्यधिक अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों में प्रभावी होते हैं। यानी भयंकर परिस्थिति भी आ जाए ना, तो कार्य केंद्रित जो नेता होते हैं वो उनमें डल जाते हैं, प्रभावी होते हैं। जबकि जो संबंध केंद्रित होते हैं वो इन परिस्थितियों में नहीं डल पाते, मध्यम परिस्थितियों में काम देते हैं वो नेता। हर्सी ब्लैंचर्ड का स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत क्या है? ब्लैंचर्ड, है ना, ये सिद्धांत बताता है कि एक नेता को अपनी शैली को अनुयायियों की परिपक्वता या विकास के स्तर के अनुसार समायोजित करना चाहिए। अनुयायी की परिपक्वता में उनकी योग्यता और प्रेरणा दोनों शामिल हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे अनुयायी अधिक परिपक्व होते जाते हैं, नेता को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि एक नेता को अपनी शैली को अनुयायियों की परिपक्वता के या विकास के स्तर के अनुसार समायोजित करना चाहिए। यानी कि अगर कोई नेता है, वो किसी को भाषण दे रहा है, तो उसी लेवल पर भाषण दे कि लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि हाई लेवल पर समझा रहा है, उनको हिंदी आती है तो इंग्लिश बोल रहा है, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। पाथ गोल सिद्धांत नेतृत्व की व्याख्या कैसे करता है? तो पाथ गोल सिद्धांत के अनुसार एक नेता का मुख्य कार्य अनुयायियों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता स्पष्ट करना है, उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करना है। नेता अपने व्यवहार को अनुयायियों की आवश्यकता और स्थिति की विशेषताओं के अनुसार समायोजित करता है। चूहा आ गया था, उसकी ओर देखने लग गया था मैं। पाथ गोल सिद्धांत, पाथ यानी वही होता है रास्ता, जो नेता रास्ता दिखाए। नेताओं के व्यवहार में संरचना की पहल का क्या अर्थ है? तो संरचना की पहल एक व्यवहार है जहाँ नेता कार्य और भूमिकाओं को परिभाषित करता है और उन्हें संरचित करता है। यह नेता द्वारा कार्य पूरा करने के लिए अपनी भूमिका, सदस्य की भूमिकाओं और संगठनात्मक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का एक नया तरीका है। यह व्यवहार कार्य केंद्रित होता है। नेताओं के व्यवहार में विचार का क्या अर्थ है? तो विचार एक व्यवहार है जहाँ एक नेता अपने अनुयायियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करता है। इसमें अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करना, उनके विचारों को सुनना और उनके कल्याण की परवाह करना शामिल है। यह व्यवहार संबंध केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या परिस्थितिजन्य सिद्धांत गुण और व्यवहारिक सिद्धांतों को नकारता है? तो नहीं, परिस्थितिजन्य सिद्धांत गुण और व्यवहारिक सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं नकारता, बल्कि उन्हें एकीकृत करता है और यह मानता है कि नेता के गुण और व्यवहार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह नेतृत्व को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या आप गुण सिद्धांत को आज भी प्रासंगिक मानते हैं? तो हाँ, गुण सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह
हमें समझने में मदद करता है कि कुछ गुण जैसे कि भावात्मक बुद्धिमत्ता और विश्वसनीयता यानी विश्वास नेतृत्व की प्रभावशीलता में योगदान कैसे कर सकते हैं। हालांकि यह आधुनिक सोच के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो नेतृत्व की सीखने योग्य पहलुओं पर भी जोर देती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक सिद्धांत की एक सीमा क्या है, यानी इसकी कमी क्या है व्यवहारिक सिद्धांत की। तो व्यवहारिक सिद्धांत की एक सीमा यह है कि यह स्थितिजन्य कारकों को पूरी तरह से अनदेखा करता है। यह केवल यह बताता है कि एक नेता क्या करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि किस विशेष व्यवहार का उपयोग करके किस विशेष स्थिति में करना चाहिए ताकि अधिकतम प्रभाव प्राप्त हो सके। यानी ये बताता है कि नेता क्या करता है, ये नहीं बताता कि कैसे करता है। नेतृत्व में पदानुक्रमित प्रबंधन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो पदानुक्रमित प्रबंधन व्यवहारिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से संरचना की पहल से। यह एक ऐसी शैली है जहाँ नेता स्पष्ट रूप से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। परिस्थितिजन्य नेतृत्व में नेता की भूमिका क्या होती है। तो परिस्थितिजन्य नेतृत्व में नेता की भूमिका एक अनुकूलनशील व्यक्ति की होती है। उसे अपनी टीम की ज़रूरतों, कार्य की जटिलता और संगठनात्मक वातावरण का मूल्यांकन करना होता है। फिर अपनी नेतृत्व शैली को इन कारकों के अनुसार बदलना होता है, यानी परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व गुण प्रदान करना। क्या व्यवहारिक सिद्धांत को प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, व्यवहारिक सिद्धांत को नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह नेतृत्व को व्यवहारों का एक समूह मानता है। इसलिए यह प्रभावी नेतृत्व व्यवहारों को सिखाने और विकसित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे लोग बेहतर नेता बन सकते हैं। यानी कि व्यवहारिक एक व्यवहारक समूह है, विचारों का एक समूह है जो नेतृत्व प्रदान करता है। फिडलर के मॉडल में नेता सदस्य संबंध का क्या अर्थ है। तो फिडलर के मॉडल में नेता सदस्य संबंध इस बात का माप है कि अनुयायी अपने नेता पर कितना भरोसा, सम्मान और विश्वास करते हैं। यह कारक जितना बेहतर होता है, नेता के लिए अपनी टीम को प्रभावित करना उतना ही आसान होता है। यानी नेता और सदस्य के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। क्या परिस्थितिजन्य सिद्धांत बताता है कि नेतृत्व के लिए एक सही रास्ता क्या है। तो नहीं, परिस्थितिजन्य सिद्धांत यह नहीं बताता कि नेतृत्व के लिए एक सही या सर्वोत्तम रास्ता है। इसके बजाय यह बताता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेतृत्व शैली परिस्थिति में कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। यह बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता पर जोर देता है। यानी कि परिस्थिति में नेता कौन सी निर्णय लेता है, यह है परिस्थितिजन्य सिद्धांत। गुण सिद्धांत के अनुसार एक नेता में कौन से दो प्रमुख गुण होने चाहिए। तो गुण सिद्धांत के अनुसार एक नेता में बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास जैसे गुण होने चाहिए। बुद्धिमत्ता उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है, जबकि आत्मविश्वास उसे अपनी टीम को प्रेरित करने और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने में सक्षम बनाता है। अगर आपने प्यार दिया तो 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा मैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन में समझ में भी नहीं आती, सीधे फैक्ट होते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत के दो प्रमुख आयाम क्या हैं। तो व्यवहारिक सिद्धांत के दो मुख्य आयाम कार्य उन्मुख और संबंध उन्मुख व्यवहार है। कार्य उन्मुख व्यवहार लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, जबकि संबंध उन्मुख व्यवहार टीम के सदस्यों के कल्याण और मनोबल पर केंद्रित होता है।
यानी कि कार्य उन्मुख व्यवहार होता है जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जबकि संबंध उन्मुख टीम और सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उन पर नियंत्रित होता है या उन पर निर्भर करता है, जिनमें उनका कल्याण या मनोबल हो गया। परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत की एक मुख्य ताकत क्या है? तो परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत की एक मुख्य ताकत यह है कि नेतृत्व को अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि एक सफल नेता को लचीला होना चाहिए और अपनी शैली को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। यानी यूँ मान लो एकदम से बाढ़ आ गई, परिस्थिति खराब हो गई, तो उस समय नेता कौन सा निर्णय लेता है? वो है परिस्थितिजन्य नेतृत्व है। क्या पाथ गोल सिद्धांत अनुयायियों की प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है? तो हाँ, पाथ गोल सिद्धांत अनुयायियों की प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है। नेता का मुख्य कार्य अनुयायियों की प्रेरणा और संतुष्टि को बढ़ाना है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें। व्यवहारिक सिद्धांतों की तुलना में गुण सिद्धांत कम प्रभावी क्यों माना जाता है? तो गुण सिद्धांत को कम प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह केवल उन गुणों की पहचान करने का प्रयास करता है जो नेताओं में होते हैं, लेकिन यह नहीं बताता ये गुण नेतृत्व में कैसे योगदान करते हैं। यह नेतृत्व के जटिल व्यवहारिक पहलुओं को अनदेखा करता है। परिस्थितिजन्य सिद्धांत के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए जब उसकी टीम में नए सदस्य हों? तो जब टीम में नए सदस्य हों तो परिस्थितिजन्य सिद्धांत के अनुसार नेता को अधिक निर्देशात्मक और सहायक शैली का उपयोग करना चाहिए। उन्हें स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि नए सदस्यों को अभी तक कार्य और टीम की प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान नहीं है। समझ गए होंगे तो नए सदस्य उन्हें सरल भाषा में उनका सहयोग देना होगा ताकि अच्छे से समझ जाएं और वो भी काम को सीख जाएं। नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि नेतृत्व कैसे काम करता है, और यह हमें यह जानने में मदद करता है कि विभिन्न परिस्थितियों नेताओं की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं और कौन से गुण और व्यवहार सबसे अधिक सहायक होते हैं। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो गई तो मैं 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ किराटी। पिछले वीडियो में अपने लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर यूनिट 1 और 2 को डिस्कस किया था। हर यूनिट पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। पिछले 2 वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें है नेताओं के प्रकार और शैलियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेन देन आधारित नेतृत्व क्या है? तो लेन देन आधारित नेतृत्व एक ऐसी शैली है जहाँ नेता और अनुयायियों के बीच एक स्पष्ट लेन देन होता है। इससे नेता पुरस्कार और दंड का उपयोग करके अनुयायियों को प्रेरित करता है। अनुयायी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं और उन्हें बदले में पुरस्कृत किया जाता है। जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि भाई अब उनको पुरस्कार मिलेगा, जल्दी जल्दी काम करो। रूपांतरणात्मक, ये बहुत ही हो गया ना। रूपांतरणात्मक नेतृत्व को परिभाषित करें। तो रूपा नेतृत्व एक ऐसी शैली है जहाँ नेता अनुयायियों को उच्च प्रदर्शन और नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नेता अपने करिश्मा और प्रेरणा और बौद्धिक प्रोत्साहन के माध्यम से टीम के सदस्यों के दृष्टिकोण और मूल्यों को बदलता है। यानी खुद के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनसे बदलता है उनको। ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश भी नहीं आती भैया, हिंदी भी नहीं आती आपको ना। ट्रांसफॉर्मेशनल देख लेना, सही हो गया।
रूपांतरणात्मक। अब मैं यही सीखने लग जाऊँ तो फिर क्वेश्चन कौन करवाएगा आपको। लेन देन आधारित नेतृत्व और रूपांतरणात्मक नेतृत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो लेन देन आधारित नेतृत्व में मौजूदा नियमों और प्रक्रिया को बनाए रखने पर केंद्रित है, जबकि रूपांतरणात्मक नेतृत्व संगठन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। लेन देन आधारित नेतृत्व पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, जबकि रूपांतरणात्मक नेतृत्व प्रेरणा और दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रेरणादायक नेतृत्व की एक विशेषता बताएं। तो प्रेरणादायक नेतृत्व की एक विशेषता यह है कि नेता अपनी टीम के लिए एक आकर्षक और उत्साहजनक भविष्य की तस्वीर बनाता है। यानी भविष्य में अगर आपने अच्छा काम किया तो भाई और बहनों हम वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी ऐसी छवि बनाता है कि भविष्य में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वह अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता के माध्यम से टीम को प्रेरित करता है, जिससे वे चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध हो। सेवाभावी नेतृत्व का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सेवाभावी नेतृत्व का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक नेता पहले एक सेवक होता है। उसका प्राथमिक लक्ष्य दूसरों की सेवा करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नेतृत्व शैली अनुयायियों के विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे वे पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यानी सेवा के रूप में काम करना, उन लोगों की सेवा करना, ये तो काम होता है नेता का। पारंपरिक नेतृत्व का एक उदाहरण दें। तो पारंपरिक नेतृत्व का एक उदाहरण सेना या किसी सरकारी संगठन में देखा जा सकता है, जहां पदानुक्रम और औपचारिक अधिकार का पालन किया जाता है। इस शैली में आदेश ऊपर से नीचे आते हैं और अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नेता के निर्देशों को बिना किसी प्रश्न के पालन करें। ये तो आपको पता है कि आर्मी में जो ऊपर अफसर होता है उसने ऑर्डर दे दिया तो फिर फौजी साहब ये विचार नहीं करते कि उनको अपन को कैसे पालन करना है या फिर वो अपने लिए सही है या नहीं है, वो बस पालन करते हैं, उनका सही गलत नहीं देखते। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व में महत्वपूर्ण है? तो हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक नेता को अपनी भावनाओं और दूसरा की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। यह नेताओं को बेहतर संबंध बनाने, संघर्षों को सुलझाने और टीम के मनोबल को बढ़ाने में मदद करती है। नेतृत्व में विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है? तो नेतृत्व में विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह अनुयायियों को नेता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। जब अनुयायी अपने नेता पर भरोसा करते हैं तो वे जोखिम लेने, चुनौती स्वीकार करने और संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। नेतृत्व में लिंग और लैंगिकता का क्या प्रभाव है? तो नेतृत्व में लिंग और लैंगिकता के प्रभाव का अध्ययन बताता है कि अक्सर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक रूपांतरणात्मक और लोकतांत्रिक शैली का उपयोग करते हुए देखा जाता है। हालांकि शोध यह भी बताते हैं कि प्रभावी नेतृत्व शैली लिंग विशिष्ट नहीं है, बल्कि व्यक्ति की योग्यता और परिस्थिति पर निर्भर करती है। यानी महिलाओं को श्रेष्ठ बताती है, लेकिन ये कोई है लिंग आधार पर नेतृत्व नहीं है। जिनमें नेतृत्व की शैली होगी, स्किल होगी, वो नेतृत्व कर ही देगा। नेता नेता ही होते हैं, उन्हें पता है कि लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है ना। में भी बहुत से होंगे नेता। रूपांतरणात्मक नेता किस तरह अनुयायियों को प्रेरित करते हैं? रूपांतरणात्मक नेता अनुयायियों को व्यक्तिगत ध्यान देकर, बौद्धिक उत्तेजना देकर, एक आदर्श भूमिका मॉडल बनाकर प्रेरित करते हैं। वे अनुयायियों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संगठन के व्यापक हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
क्या लेन देन आधारित नेतृत्व कभी कभी रूपांतरणात्मक नेतृत्व से बेहतर होता है? तो हाँ, लेन देन आधारित नेतृत्व कुछ स्थितियों में अधिक प्रभावी हो सकता है। यह उन परिस्थितियों में उपयोगी है जहाँ स्पष्ट भूमिकाएं और कार्य होते हैं और जहाँ तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। यह जोखिम को कम करता है और स्थिरता बनाए रखता है। प्रेरणादायक नेतृत्व की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो प्रेरणादायक नेतृत्व की एक प्रमुख सीमा यह है कि यह अत्यधिक नेता के करिश्मा पर निर्भर करता है। यदि नेता का करिश्मा कम हो जाता है या वह टीम को प्रेरित करने में असफल होता है तो पूरी टीम का मनोबल या प्रदर्शन प्रभावित होता है। यह शैली अत्यधिक व्यक्तिगत पर निर्भर करती है। यदि नेता अच्छा है तो टीम भी अच्छी हो जाएगी, नेता खराब है तो टीम भी खराब हो जाएगी, उसका भी मनोबल गिर जाएगा। सेवाभावी नेतृत्व में अनुभव का क्या महत्व है? तो सेवाभावी नेतृत्व में अनुभव का महत्व है क्योंकि यह नेता को अपनी टीम के सदस्यों की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। नेता का लक्ष्य अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाना और यह तभी संभव है जब वह उनके अनुभव को समझता हो। भावनात्मकता बुद्धिमत्ता की दो मुख्य घटक क्या हैं? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दो मुख्य घटक आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस। आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता है। सामाजिक जागरूकता दूसरे की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता है। विश्वास का नेतृत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विश्वास का नेतृत्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब टीम के सदस्य अपने नेता पर विश्वास करते हैं तो वे अधिक प्रतिबद्ध, उत्पादक और संतुष्ट महसूस करते हैं। विश्वास एक सहयोगपूर्ण और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है और संघर्षों को कम करता है। नेतृत्व में लिंग और लैंगिकता पर शोध में मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो नेतृत्व में लिंग और लैंगिकता पर शोध के मुख्य निष्कर्ष ये हैं: पुरुषों और महिलाओं के बीच नेतृत्व शैली में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालांकि कुछ समाजशास्त्रीय धारणाओं के कारण महिलाओं को कुछ खास नेतृत्व शैलियों को अपनाने के लिए अधिक प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि महिलाएं बेटर नेता हो सकती हैं पुरुषों से। रूपांतरणात्मक नेतृत्व की एक सीमा क्या है? रूपांतरण अरे यार तो रूपांतरणात्मक नेतृत्व की एक सीमा यह है कि यह हर संगठन में प्रभावी नहीं हो सकता। यह अत्यधिक परिवर्तनशील और जटिल वातावरण में सबसे अच्छा काम करता है। यह स्थिर और नौकरशाही वाले संगठनों में काम नहीं कर सकता जहाँ कठोर नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। सेवाभावी नेतृत्व की एक प्रमुख ताकत क्या है? तो सेवाभावी नेतृत्व की एक प्रमुख ताकत यह है कि यह कर्मचारियों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कर्मचारी संतुष्टि और निष्ठा में वृद्धि होती है। यह नेतृत्व शैली एक सकारात्मक और सहायक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या कोई नेता एक ही समय में लेन देन आधारित और रूपांतरणात्मक दोनों हो सकता है? तो हाँ, एक नेता एक ही समय में लेन देन आधारित और रूपांतरणात्मक दोनों हो सकता है। वास्तव में सबसे प्रभावी नेता अक्सर दोनों शैलियों का उपयोग करते हैं। वे दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लेन देन आधारित दृष्टिकोण उपयोग करते हैं और बड़े लक्ष्यों के लिए रूपांतरणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नेतृत्व में विश्वास कैसे बनाया जा सकता है? तो नेतृत्व में विश्वास बनाया जा सकता है जब नेता ईमानदार, पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाता है। नेता को अपने वादों का पालन करना चाहिए, अपनी टीम के साथ खुले तौर पर संवाद करना चाहिए और कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। यानी कि ये गुण होंगे नेता में तो नेता
को जनता विश्वास दिखाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे संघर्ष समाधान में मदद करती है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक नेता को संघर्ष समाधान में मदद करती है, क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझता है। एक नेता सहानुभूति और आत्मनियंत्रण का उपयोग करके संघर्ष को निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से सुलझा सकता है, जिससे सभी पक्षों में संतुष्टि मिले। नेतृत्व की शैलियों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? नेतृत्व की शैलियों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग करके लोग कैसे नेतृत्व करते हैं। यह हमें अपनी शैली को समझने, दूसरों की शैली को पहचानने और विभिन्न स्थितियों में सबसे प्रभावी शैली का चयन करने में सक्षम बनाता है। यानी साफ ही एकदम सरल भाषा है, आप समझ रहे होंगे। क्या लेन देन आधारित नेतृत्व को एक नकारात्मक शैली माना जा सकता है? तो नहीं, लेन देन आधारित नेतृत्व को एक नकारात्मक शैली नहीं माना जाता। यह कुछ स्थितियों में, जैसे कि संकट प्रबंधन या उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो स्पष्ट लक्ष्यों और परिणामों पर केंद्रित है। रूपांतरणात्मक नेतृत्व के 4 प्रमुख घटक हैं। तो रूपांतरणात्मक नेतृत्व के 4 प्रमुख घटक करिश्मा, आदर्शित प्रभाव, प्रेरणादायक प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार हैं। ये घटक मिलकर एक शक्तिशाली नेतृत्व शैली का निर्माण करते हैं जो अनुयायियों को प्रेरित करती हैं। सेवाभावी नेतृत्व की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो सेवाभावी नेतृत्व की एक प्रमुख सीमा यह है कि यह धीमी गति से काम करता है। यानी नेता पहले उनका विश्वास हासिल करेगा, उनके साथ काम करेगा। यह उन स्थितियों में प्रभावी नहीं हो सकता जहाँ तत्काल और कठोर निर्णय लेने के लिए आवश्यकता हो। यह एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण है जो एक मजबूत संस्कृति के निर्माण पर केंद्रित करता है। ऐसे करके यूनिट 3 पर भी अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी अपन लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास देख रहे थे। आज इस वीडियो में यूनिट 4 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यूनिट 4 है व्यक्तित्व और संगठनात्मक संदर्भ। इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की अवधारणा और परिभाषा क्या है? तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार का एक अनूठा और अपेक्षाकृत स्थिर पैटर्न है। यह व्यक्ति की समग्र मानसिक और शारीरिक विशेषता को दर्शाता है। यह वह है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाता है और यह उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यानी कि अपन बोलते नहीं इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, यानी उनके रहन सहन, उसका वो कैसे काम करता है, उसके गुण सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब ये बताएगा व्यक्तित्व के लिए, है ना। व्यक्तित्व के निर्धारक क्या है? तो व्यक्तित्व के निर्धारक आनुवंशिकी और पर्यावरण है। आनुवंशिकी उन विशेषताओं को निर्धारित करती है जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। पर्यावरण में हमारा पालन पोषण, संस्कृति, सामाजिक समूह और जीवन के अनुभव शामिल होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। व्यक्तित्व गुण को परिभाषित करें। तो व्यक्तित्व गुण व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी और सुसंगत पैटर्न है जो एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये गुण हमें समझने में मदद करते हैं कि एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा। उदाहरण में बहिर्मुखता, ईमानदारी और सहमतता शामिल है। यानी वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, मतलब बेईमानी नहीं करेगा भाई। आत्म मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आत्म मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों
मूल्यों और प्रेरणाओं को विश्लेषण और आकलन करता है। यह संगठनात्मक संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कर्मचारियों को उनके करियर पथ और विकास के अवसरों को समझने में मदद करता है। यानी खुद का मूल्यांकन कर लें कि भाई ये काम अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नियंत्रण का सिद्धांत क्या है या स्थान क्या है? नियंत्रण का स्थान क्या है? तो नियंत्रण का स्थान किसी व्यक्ति की यह धारणा है कि वह अपने जीवन की घटनाओं को कितना नियंत्रित कर सकता है। आंतरिक नियंत्रण वाले लोग मानते हैं कि वे अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं, जबकि बाहरी नियंत्रण वाले लोग मानते हैं कि उनका जीवन बाहर के कारकों जैसे भाग्य या अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित होता है। आत्म प्रभावकारिता को परिभाषित करें। तो आत्म प्रभावकारिता किसी व्यक्ति का यह विश्वास है कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। यह व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास को दर्शाता है। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्ति अधिक दृढ़ और प्रेरित होते हैं, जबकि कम आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्ति आसानी से हार मान लेते हैं। यानी उनकी आत्मा खुद प्रभावित है, तो वो उन्हें जिन्हें खुद पर विश्वास होगा वो काम को कर लेंगे, जिन्हें नहीं होगा वे बैठे बैठे देखेंगे। भाई आत्मसम्मान क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का स्वयं के मूल्य और योग्यता के बारे में समग्र मूल्यांकन है। स्वाभिमान यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। इन्हें आत्मसम्मान उनके मूल्य होते हैं, है ना, उनकी योग्यता होती है, खुद पर विश्वास होता है। आत्मनिगरानी क्या है और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो आत्मनिगरानी वह क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार को सामाजिक और परिस्थितिगत संकेतों के अनुसार बदलता है। इससे सकारात्मक प्रभाव यह है कि उच्च आत्मनिगरानी वाले लोग सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं और बेहतर संबंध बना सकते हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में सफल होते हैं। आत्मनिगरानी के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो आत्मनिगरानी के नकारात्मक प्रभाव ये हैं कि उच्च आत्मनिगरानी वाले लोग अपनी भावनाओं और विचारों को छिपा सकते हैं। वे अक्सर अपनी वास्तविक पहचान को छोड़ देते हैं ताकि वे दूसरों द्वारा स्वीकार किए जा सकें, जिससे वे अप्रामाणिक लग सकते हैं। यानी कि खुद की भावनाओं को छिपा के अलग ही व्यक्तित्व प्रस्तुत करना दूसरे के सामने, वो नकारात्मक हो सकता है, वो गलत छवि बन सकती है आपकी। नेतृत्व और व्यक्तित्व का संगठनात्मक संदर्भ में क्या संबंध है? तो नेतृत्व और व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। एक नेता का व्यक्तित्व उसकी शैली, निर्णय लेने की क्षमता और अनुयायियों के साथ उसके संबंध को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व गुण उसे बहिर्मुखता, ईमानदारी, अक्सर प्रभावी नेतृत्व से जुड़े व्यक्ति होते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। नेतृत्व और व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। एक नेता का व्यक्तित्व उसकी शैली, निर्णय लेने की क्षमता और अनुयायियों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व गुण जैसे कि बहिर्मुखता और ईमानदारी अक्सर प्रभावी नेतृत्व से जुड़े हुए होते हैं। क्या व्यक्तित्व को बदला जा सकता है? व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलना मुश्किल है क्योंकि यह आनुवांशिक है और शुरुआती अनुभव से बनता है। हालांकि व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को प्रशिक्षण और आत्म सुधार के प्रयासों से संशोधित या विकसित किया जा सकता है, खासकर व्यवहार और कौशल स्तर से। यानी कि मैं बुरा हूँ ना तो फिर मैं बुरा ही रहूँगा। शुरुआती समय में अगर मैं बुरा था तो बुरा ही रहूँगा। हाँ, बाद में अगर कुछ में मुझ में बदलाव आए तो मैं थोड़ा बहुत ठीक हो सकता हूँ। यही है वो व्यक्तित्व, जल्दी से बदलता नहीं है। संगठनों में व्यक्तित्व की विशेषताएं क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठनों में व्यक्तित्व की विशेषताएं महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कर्मचारियों के प्रदर्शन, प्रेरणा, संतुष्टि और संगठनात्मक नागरिकता, व्यवहार की भविष्यवाणी
करने में मदद करती हैं। यह प्रबंधन को सही भूमिकाओं के लिए सही व्यक्ति का चयन करने में मदद करता है। एक आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति को नेता के रूप में कैसे पहचाना जा सकता है? तो एक आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति को नेता के रूप में पहचाना जा सकता है क्योंकि वह पहल करने, जोखिम लेने और अपनी टीम के लिए जिम्मेदार होने की अधिक संभावना रखता है। वह अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों का श्रेय खुद को देता है और चुनौतियों से डरता नहीं है। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले कर्मचारी संगठन के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं? तो उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले कर्मचारी संगठन के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि वे कठिन कार्य को स्वीकार करते हैं, चुनौतियों से डरते नहीं हैं, वे लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं, वे सीखने और नए कौशल विकसित करने के लिए भी अधिक खुले होते हैं। आत्मसम्मान का कर्मचारी के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आत्मसम्मान का कर्मचारी के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च आत्मसम्मान वाले कर्मचारी अधिक आत्मविश्वास, रचनात्मक और प्रेरित होते हैं। वे अपने काम में अधिक जोखिम लेते हैं और वे अपनी सफलताओं को अपनी क्षमताओं से जोड़ते हैं। एक समकालीन व्यावसायिक नेता की दो विशेषताएं बताएं। तो एक समकालीन व्यावसायिक नेता की दो विशेषताएं अनुकूलशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता हैं। वे बदलते हुए व्यापार परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और अपनी टीमों को प्रेरित और प्रबंधित करने के लिए भावनाओं को समझते हैं। फास्ट हो गया है क्योंकि अपन को डिस्टर्ब हो रहा है साइड में, है ना। क्या आत्मनिगरानी का व्यवहार नेतृत्व में सफलता से जुड़ा हुआ है? तो हाँ, आत्मनिगरानी का व्यवहार नेतृत्व में सफलता से जुड़ा हुआ है। उच्च आत्मनिगरानी वाले नेता सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। वे विभिन्न सामाजिक स्थितियों में अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं और वे विभिन्न लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। आत्मनिगरानी का इतना ही मतलब है कि लोगों के अनुसार खुद को डाल लेना। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बिग 5 मॉडल क्या है? तो बिग 5 मॉडल व्यक्तित्व गुणों का एक प्रमुख ढांचा है। इसमें 5 प्रमुख गुण शामिल हैं: बहिर्मुखता, सहमतता, ईमानदारी, विकसितता और अनुभव के लिए खुलापन। यह मॉडल व्यक्तित्व को समझने के लिए एक व्यापार आधार प्रदान करता है। मेरे को पता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि फुल थ्योरी तो आपने पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना। एक नेता की सफलता के लिए आत्म मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक नेता की सफलता के लिए आत्म मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। यह जागरूकता उसे सुधार के क्षेत्रों पर काम करने और अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए सक्षम बनाती है। नेतृत्व में नियंत्रण के स्थान का क्या महत्व है? तो नेतृत्व में नियंत्रण के स्थान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित करता है एक नेता चुनौतियों और सफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। आंतरिक नियंत्रण वाले नेता समस्या को हल करने और परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। क्या आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता एक ही है? तो नहीं, आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता एक ही नहीं है। आत्मसम्मान स्वयं के समग्र मूल्य का मूल्यांकन है, जबकि आत्म प्रभावकारिता किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास है। एक व्यक्ति का आत्मसम्मान कम हो सकता है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में उसकी आत्म प्रभावकारिता अधिक हो सकती है। यानी एक अलग ही क्षेत्र में अपना भाई, ये तो मेरी पर्सनल स्किल है, इसमें मैं कम नहीं हूँगा, यानी इसमें मैं सबसे बेहतर हूँ। आत्म प्रभावकारिता। समकालीन व्यावसायिक नेता को वैश्विक मानसिकता की आवश्यकता क्यों होती है? तो समकालीन व्यावसायिक
नेता को वैश्विक मानसिकता की आवश्यकता है, क्योंकि आज का व्यवसाय अत्यधिक जुड़ा हुआ है। उससे विभिन्न संस्कृतियों, आर्थिक प्रणालियों और सामाजिक मानदंडों को समझना चाहिए, ताकि वह विश्व स्तर पर प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सके। व्यक्तित्व के आधार पर कर्मचारी चयन क्यों फायदेमंद हो सकता है? तो व्यक्तित्व के आधार पर कर्मचारी चयन फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह संगठन को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उम्मीदवार की व्यक्तित्व विशेषताएं नौकरी की आवश्यकताओं और संगठनात्मक संस्कृति के अनुकूल हो। यह कर्मचारी की संतुष्टि और प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। तभी तो भाई छोटी छोटी नौकरी के लिए अपन को योग्यता चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में बहिर्मुखता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व के संदर्भ में बहिर्मुखता एक ऐसा गुण है जहाँ व्यक्ति सामाजिक, ऊर्जावान और मिलनसार होता है, यानी लोगों में मिलजुल कर रहता है। बहिर्मुखता वाले लोग आमतौर पर सामाजिक बातचीत और बाहरी गतिविधियों में आनंद लेते हैं। वे अक्सर नेतृत्व की भूमिकाओं में सफल होते हैं, यानी जहाँ जाएं वहीं मिलजुल के रह जाएं, अपना मान ले लोगों को। नहीं होता है, फिल्मों में नहीं दिखाते हैं भाई, इम्प्रेस करना लोगों को। किसी गांव में चल गई, उस गांव को अपना मान लेना, लोगों मिलजुल के रहना। नेतृत्व में आत्मनिगरानी कैसे एक गिरगिट जैसा व्यवहार बन जाती है? तो उच्च आत्मनिगरानी वाले लोग कभी कभी गिरगिट जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वे अपनी वास्तविक भावनाओं और विचारों को छुपाकर सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालते हैं। ये उन्हें अप्रामाणिक और अविश्वसनीय बना सकता है, यदि यह अत्यधिक हो जाए। फिल्मों में नहीं देखा गया, एक मंत्री होता है, वो लोगों के सामने कुछ दिखाता है, वास्तव में वो गुंडा मवाली होता है। यही है कि उच्च आत्मनिगरानी वाले व्यक्ति खुद की भावनाओं, खुद के व्यक्ति को छिपा लेते हैं। वास्तव में उनका अलग ही व्यक्तित्व होता है, जनता के सामने कुछ दिखाते हैं। ऐसे करके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-2 नंबर वाली हो गई। अगर आपने प्यार दिया तो 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके सामने। इसलिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे एंट्री लाइक हो गई तो मैं तुरंत प्रभाव से 20 मार्क्स वाली क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद।